बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये किस तरह जनरेट होते हैं, और दूसरा जो एक्साइटेबल टिश्यू हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। अब अगर हम एक्साइटेबल टिश्यूज़ की बात करें तो एक्साइटेबल टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके अंदर या जिनके अलोंग या जिन सेल्स के अलोंग एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो रन कर सकते हैं, यानी वो वाले टिश्यू जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, मसल सेल्स हैं। अब क्या होता है कि जब उनको एक्साइट किया जाता है यानी स्टिमुलेट किया जाता है, उनके नज़दीक जो जहाँ उनके सराउंड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो उनके अलोंग ट्रेवल करती है। जैसे मैंने अगर न्यूरॉन्स की बात करूँ तो मैंने फिंगर पे टच किया, टच करने का जो स्टिमुलस है वो मेरे ब्रेन को पता चलता है, टच करने का जो स्टिमुलस है वो मेरे ब्रेन को पता चलता है। अब यहाँ से टच करने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस न्यूरॉन्स के अलोंग ट्रेवल करती हैं और ब्रेन को तक पहुंच जाती है। इस तरह क्या होता है कि फिंगर पे जो होने वाला टच है वो ब्रेन को पता चल जाते हैं। तो अब मसल्स हैं, अब वो ब्रेन से जो आर्डर आते हैं, आर्डर आने के बाद फिर वो उनके अंदर एक जो मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा, उसके अलावा क्या होता है, पोटेंशियल चेंजेस आती हैं। अब उन पोटेंशियल चेंजेस की वजह से क्या होता है, उनमें कंट्रैक्शन यानी एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये दो एक्साइटेबल टिश्यू हैं, न्यूरॉन्स और मसल सेल, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या नर्व इम्पल्स जो न्यूरॉन्स या मसल के अलाउंग ट्रेवल करती है, तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह जनरेट होती है। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, क्या करें, न्यूरॉन्स की, स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो सेंसरी स्टिमुलस है वहाँ पे जो जो कोई भी मैकेनिकल या कोई भी इस तरह के जो चेंजेस हैं जो रिसेप्टर रिसीव करता है, वो रिसेप्टर रिसीव करने के बाद उनको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रेवल करती हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती हैं। अब हम वहां देखेंगे कि न्यूरॉन के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को कंडक्ट करने के क्या होता है, काबिल होता है। अगर हम स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन को अगर हम ड्रा करें, अब ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, उसके ये एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया ताकि यहाँ पे जो होने वाले सारे मामला हैं वो किस तरह होते हैं। ये उसकी सेल बॉडी है और ये जिसके अब ये यहाँ पे उसके रूट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, वहाँ पे उसके अटैचमेंट ये स्पेशली उसके लिए। अब हम ये यूँ समझने के एक न्यूरॉन की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन यानी एक्सॉन है। अब ये उसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं कि ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अलोंग एक पोटेंशियल पाया जाता है, इसके अलोंग एक क्या पाया जाता है, पोटेंशियल पाया जाता है। उस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अब इस वक्त जबकि न्यूरॉन कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या कर रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस वक्त जबकि न्यूरॉन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, उस भी वक्त भी क्या होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अलाउंग एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। अब ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है एक वर्क कैपेबिलिटी रखती है, क्या रखती है,
वर्क कैपेबिलिटी रखती है, उस वर्क कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये तकरीबन -70 मिलीवोल्ट होता है, -70 मिलीवोल्ट। अब ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह होती है? नॉर्मली जो यहाँ पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ यूं होती है कि इंट्रासेलुलरली, यानी ये जो एक्सॉन का जो इंट्रासेलुलर पोर्शन है, यहाँ पे क्या होती है, इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है। यानी बाहर की साइड पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इनसाइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। इनसाइड क्या होती है, नेगेटिविटी। यानी ये जो न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ यूं है कि एक्स्ट्रा सेलुलरली ये पॉजिटिव होती है और इंट्रा सेलुलरली ये क्या होती है, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो तरीकेकार है, या इस पोटेंशियल को या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को या इस पोलराइज स्टेट को बरकरार किस तरह रखा जाता है, इसको बरकरार किस तरह रखा जाता है। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप, क्या सोडियम पोटेशियम पंप, इसे हम सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब ये क्या करता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अलोंग इन चार्जेस को मेंटेन करता है। जैसे कि ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि बाहर जो सोडियम आयन है, बाहर जो पोटेशियम आयन है उनको अंदर पंप करता है। यानी कि 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर पंप करता है, ठीक है। इसके मुकाबले में यही पंप क्या करता है, अंदर से बाहर सोडियम आयन को पंप करता है। यानी 3 सोडियम आयन ये बाहर पंप करता है। तो यानी ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि इंट्रासेलुलर जो सोडियम है उसको वहां से बाहर पंप करता है और इस तरह बाहर वाला जो पोटेशियम है उसको बाहर से अंदर पंप करता है। तो इसका काम है सोडियम पोटेशियम को इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या करना, पंप आउट करना। उसके बाद दूसरा जो नेगेटिविटी की वजह होती है, अब यहाँ पे ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 2 पोटेशियम के मुकाबले में क्या किया, 3 सोडियम आयन को बाहर पंप किया जा रहा है, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ दी जो पॉजिटिव चार्जेस है जो इंट्रासेलुलर है उसको वहां से बाहर निकाला जा रहा है, अंदर से बाहर निकाला। इसके मुकाबले में बाहर से अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस फेंका जाए वो उनका काम है या पंप किया जाता है। दूसरा यहाँ पे पाया जाता है पोटेशियम लीकी चैनल। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पोटेशियम, इन्हें हम पोटेशियम लीकी चैनल कहते हैं। अब ये जो पोटेशियम लीकी चैनल ये बेसिकली ऐसे चैनल है जो आमतौर पे लीक आउट होते रहे। यानी यहाँ पे पोटेशियम आयन को ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, वो बगैर कुछ यहाँ से इन एरियाज के थ्रू या इस चैनल्स के थ्रू क्या होते हैं, अंदर से बाहर क्या होते हैं, लीक आउट होते रहते हैं। यानी ये जो पोटेशियम आयन सोडियम पोटेशियम पंप ने बाहर से अंदर पंप किया था, ये क्या करें, इन लीकी चैनल्स के थ्रू अंदर से बाहर आते रहते हैं। तो यानी इस तरह पॉजिटिव चार्जेस जो सोडियम पोटेशियम ने बाहर से अंदर पंप किया था वो भी बाहर आता रहता है, ठीक है। तो इस तरह मोस्ट ऑफ दी जो इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी है वो कम होती रहती है। तीसरा यहाँ पे पाया जा रहा है इंट्रासेलुलर क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन, आरएनए पाया जाता है, जो कि हमें पता है कि इंट्रासेलुलर कंपोनेंट का मेजर वहां पे हिस्सा है। जो यहाँ पे तमाम जो सेलुलर एक्टिविटी होती है उनके अंदर उनका काफी रोल है, ठीक है। तो अमीनो एसिड और उसके अलावा प्रोटीन और आरएनए जो कि नेगेटिव चार्जेस कैरी करते हैं, इसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी है वो इन 3-4 वजूहात की वजह से क्या होती है, मेंटेन रहती है। इन 3-4 वजूहात की वजह से क्या रहती है, मेंटेन रहती है। एक क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि पोटेशियम और सोडियम आयन की अनइक्वल पंपिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। दूसरा क्या होता है, पोटेशियम लीकी चैनल क्या करते हैं कि अंदर वाला जो पोटेशियम है उसको बाहर लीक होता रहता है बगैर पूछे, मतलब ऐसा चीज के ऊपर कोई वोल्टेज गेटर या उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, इसलिए ये वहां से लीक आउट होता है।
तीसरी बात मैंने आपको बताया कि इंट्रासेलुलर जो कंपोनेंट है, जो मॉलिक्यूल है जिसमें अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है, वो इस नेगेटिविटी को कायम करने में काफी सारा उनका रोल है। तो अब ये जो एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है या इस वक्त जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम इसे क्या कहते हैं, एक पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। इसके लॉन्ग अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं हो रही, पूरे न्यूरॉन्स के लॉन्ग ऐसा बाइट पॉजिटिविटी होगी और इंट्रासेलुलरली क्या होगी, नेगेटिविटी होगी। अब ये इंट्रासेलुलरली जो नेगेटिविटी और एक्स्ट्रा सेलुलर जो पॉजिटिविटी है, ये तब तक बरकरार रहेगी जब तक आप इसके ऊपर कोई स्टिमुलस या कोई टच या इस तरह कोई मतलब स्टिमुलाई अप्लाई नहीं करते। जब आप स्टिमुलाई अप्लाई करोगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिविटी है और जो इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी है, इनके अंदर चेंजेस आएंगी। अब वो जो चेंजेस आएंगी वो एक इंपल्स या एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की वजह बनेगी। वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की क्या बनेगी, वजह बनेगी। अब वो जो उस वक्त जो एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो मेम्ब्रेन के अलोंग ट्रेवल करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंपल्स। क्या करेंगे, इंपल्स। लेकिन उस वक्त जो पोटेंशियल होगा उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। उस जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। यानी आपने कोई स्टिमुलस अप्लाई किया, कोई भी ऐसी मतलब इस तरह का कोई भी चीज अप्लाई की जिसकी वजह से ये जो पोलराइज्ड स्टेट है ये चेंज हुई, यानी डीपोलराइज हुई। क्या हुई, डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन के नतीजे में मेम्ब्रेन के अलोंग एक इंपल्स या एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। इस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। अब उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के दौरान वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अब हम उस एक्शन पोटेंशियल को देखेंगे कि वो किस तरह जनरेट होता है। क्या, वो किस तरह जनरेट होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये पोटेशियम लीकेज है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोलराइज स्टेट है, ये जो पोलराइज स्टेट है ये किस तरह चेंज होती है। अब क्या करते हैं कि जब आप इस सेल मेम्ब्रेन के अलोंग कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो आप यानी आप इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हो। क्या कहते हैं, डिसरप्ट। अब डिसरप्ट करने की वजह से क्या होता है कि बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो क्या करते हैं, बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, इनसाइड मूव करते हैं। क्या करते हैं, इनसाइड मूव करते हैं। अब ये जो डिसरप्शन है आपके टच की वजह से या किसी भी कोई स्टिमुलस अप्लाई करने की वजह से डेवलप हुई है, तो उसके नतीजे में आस्ता आस्ता सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, एक पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, बाहर से मतलब आप टच करते जाओगे, स्टिमुलस अप्लाई करते जाओगे, उसके नतीजे में वहां पे जो डिसरप्शन है वो बाहर से पॉजिटिव चार्जेस को सेल के अंदर क्या करते जाएगी, पंप करती जाएगी, जब भेजती जाएगी। इसके नतीजे में इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी कम होती जाएगी। इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती। अब इसके नेगेटिव होने के वक्त उस वक्त मतलब पॉजिटिव जो नेगेटिविटी है वो कम होते होते इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की क्या बन जाएगी, वो वजह बन जाएगी। जिसे हम उस वक्त जो पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के दौरान जो पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन पोटेंशियल। अब ये डिसरप्शन जो है ना, ऐसा डायरेक्टली जो है ना उस इंपल्स की वजह नहीं बनता। जैसे ही आप टच करते हो, कुछ अमाउंट ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर से क्या करती है, इनसाइड मूव करती है। क्या करती है, इनसाइड मूव करती है। अब वो मूव करते जैसे ही आप टच करते हो, कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम जो है बाहर से वो आती है,
जैसे जैसे आप टच करते जाते हो सोडियम की क्वांटिटी या पॉजिटिव चार्जेस की क्वांटिटी बाहर से अंदर आते आते एक वक्त आएगा कि बाहर से अंदर आने वाले पॉजिटिव चार्जेस की इतनी क्वांटिटी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब शुरू में लेट्स सपोज अगर हम बात करें, जैसे आपने टच किया कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम या बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके अंदर ऐसा इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी के अंदर इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को जनरेट कर सके। ठीक है, अब क्या होता है कि टच करने के बाद जैसे टच स्टिमुलस जो है वो बार बार टच करते हैं या इस तरह का मामला करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, सोडियम आयन ज्यादा आते जाते हैं। लेकिन अब इसके बाहर से सोडियम आयन जो अंदर आ रहे हैं एक खास पोटेंशियल को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। एक खास पोटेंशियल को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। उस खास पोटेंशियल को जनरेट करने के बाद कुछ ऐसे चैनल्स ओपन हो जाएंगे जिनमें से ये जो सोडियम आयन थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था, सोडियम चैनल जो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब वो जो ऐसे चैनल्स को, जो ऐसे गेट्स को ओपन कर देगा जिसमें एक जो है ना ट्रेमेंडस क्वांटिटी यानी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाएगा, बाहर से पॉजिटिव चार्जेस बाहर से अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो कितना है, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन आप जैसे डिसरप्शन करते हैं तो आप इसकी जो नेगेटिविटी है उसको कम करते जाते हैं, यानी आप उसको क्या कर देते हैं, आपने थोड़ा सा टच किया तो उसके नतीजे में जो आपने नेगेटिविटी यानी इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी जो कर दी वो कितनी कर दी, -70 मिलीवोल्ट। क्या कर दी, -70 मिलीवोल्ट। अब ये वाले जो मिलीवोल्ट है या जो बाहर से अंदर आया पॉजिटिव चार्ज उसके नतीजे में जो नेगेटिविटी कम हुई वो ऐसा इनफ नहीं है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सके। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्या किया और थोड़ा सा मतलब ज्यादा फोर्स के साथ या ज्यादा इंटेंसिटी के साथ टच किया तो उसके नतीजे में ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या हुआ, बाहर से चार्जेस अंदर आए तो जो नेगेटिविटी है वो और कम होगी यानी -63 मिलीवोल्ट होगी। फिर आपने और इंटेंसिटी के साथ टच किया तो उसके नतीजे में ज्यादा क्वांटिटी के अंदर और क्या होएगा, जो चार्जेस हैं बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएंगे और इंट्रासेलुलर इनएक्टिविटी और कम होगी। अब इस वक्त आपके जो बार बार टच करने के बाद या आपका एक इंटेंस टच के बाद जो एक खास पोटेंशियल जो जनरेट होगा, उस खास पोटेंशियल के बाद क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब वो जो वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे कि मैंने बताया वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बाहर से पॉजिटिव चार्जेस को इनसाइड क्या करेंगे, इनटेक करेंगे और इनके इनटेक करने के बाद एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होना शुरू हो जाएगी, जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अब अगर हम उसकी बात करें तो जैसे कि आपने और थोड़ा सा और इंटेंसिटी के साथ टच किया तो आपने जो पोटेंशियल इंट्रासेलुलरली वो कितना कर दिया, -60 मिलीवोल्ट। अब इसमें वोल्टेज के ऊपर क्या हुआ, वो चैनल ओपन हो जाएंगे, वो चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब वो जो चैनल है वो क्या कहलाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या कहलाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। इन वोल्टेज गेटेड चैनल में जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो मशहूर चैनल, यानी आपने थोड़ा थोड़ा टच करने के बाद जो पोलैरिटी चेंजेस करते गए, लेकिन एक खास पोटेंशियल आपने की बार बार टच करने या इंटेंस टच करने के बाद वो जो अचीव हुआ वो कितना है, -60 मिलीवोल्ट। अब इस -60 मिलीवोल्ट अचीव करने के बाद अब एक बड़ा गेट ओपन हो गया। अब ये क्या हो गया, एक बड़ा गेट ओपन हो गया। अब इस बड़े गेट में से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाहर से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर मूव करेंगे, यानी यहाँ से जो सोडियम आयन है वो जल्दी से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या करेगा, राशिंग करेगा। क्या करेगा, ज्यादा राशिंग करेगा। अब ये जो ज्यादा राशिंग करेगा, अब ये जो चैनल किस वजह से ओपन हुआ, जब ये वोल्टेज -60 मिलीवोल्ट अचीव हुआ, -60 मिलीवोल्ट अचीव हुआ। अब ये जो पोटेंशियल है जिसके ऊपर ये वाला जो चैनल है ये जो ओपन हुआ, ये जो पोटेंशियल है इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल जिसके बाद एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है जब वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब ये वाला जो पोटेंशियल है ये आपका क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इससे नीचे
यानी -60 से लेकर -70 मिलीवोल्ट के दरमियान वाला जो पोटेंशियल है, जो ऐसा इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन नहीं कर सका, वो वाला आपका पोटेंशियल क्या कहलाएगा? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वो आपका पोटेंशियल क्या कहलाएगा? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। लेकिन -60 मिलीवोल्ट के अचीव होने के बाद ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, इसके बाद जो पोटेंशियल रन करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल। वो आपका क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल। यानी -60 मिलीवोल्ट वो पोटेंशियल जिसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं या एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, वो पोटेंशियल आपका क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। लेकिन 60 मिलीवोल्ट से नीचे और -60 मिलीवोल्ट के दरमियान वाला जो पोटेंशियल है, जिसके दौरान वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन नहीं होते, बल्कि आपकी स्मॉल टच या इसके स्टिमुलाइज के अप्लाई होने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस है, वो बाहर से अंदर आते हैं, तो वो जो पोटेंशियल जो उस वक्त जो जनरेट होता है वो क्या कहलाता है? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, अगर हम इसको ग्राफिकली देख लें, इस चीज को हम क्या देख लें? ग्राफिकली देख लें, फिर हमें सारा समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब ये रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, इसको मैंने यहां पे राइट कर दी। ये -60, ये -50, 30, 20, 10, +10, अब आपका पोटेंशियल ये वर्क है रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा टच किया, उसके नतीजे में कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम आए, इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी कम हुई, -67 हुई, फिर -63 हुई, फिर -60 हुई। अब उसके बाद आपने थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते गए, तो -60 मिलीवोल्ट यानी उससे और नेगेटिविटी कम होते, 63 हुई, -61 हुई। अब यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन और इस पोटेंशियल के दौरान ये जो पोटेंशियल चेंजेस -63, -61 या -67, ये जो है ये पोटेंशियल इस वक्त जो होगा ये आपका कहलाएगा सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और टच किया, उसके नतीजे में एक आपने खास पोटेंशियल अचीव कर लिया, जिसके बाद ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गए, ये वाला जो पोटेंशियल है ये आपका क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यानी यहाँ पे जो रेड के साथ लिखा है इसे में लगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान ये वाला जो -10 का डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल है ये आपका क्या कहलाता है? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब ये जो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ये किस वक्त किस तरह जनरेट होता है? ये आपके स्टिमुलस के जो है ना बार बार टच करने जो उसके नतीजे में पैदा होने वाला उस वक्त जो पोटेंशियल है वो आपका क्या कहलाता है? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होने के बाद जो कि -60 मिलीवोल्ट है, इसके बाद बड़े वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम क्या हो जाती है? कम हो जाती है, पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। उस वक्त जो पोटेंशियल होता है, इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से अबव जो पोटेंशियल है ये आपका क्या कहलाता है? एक्शन पोटेंशियल। ये आपका क्या कहलाता है? एक्शन पोटेंशियल। ठीक। अब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल किस तरह जनरेट होता है? समेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी आप बार बार स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम आती है, फिर नेक्स्ट टाइम उसी तक थोड़े वक्त के मतलब माइनर मिली सेकंड के अंदर फिर दोबारा क्या करते हो? आप टच करते हो तो सोडियम आयन और आ जाते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस बार बार टच करने के बाद जो समेशन प्रोसेस के थ्रू अमाउंट ऑफ सोडियम जो है वो अंदर आती है, तो उसके नतीजे में हम क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है कि आप इतनी इंटेंसिटी के साथ क्या करते हो? टच करते हो कि आप वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन से जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है
वो क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो। तो यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो हम अचीव कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप अप्लाइड स्टिमुलस की इंटेंसिटी इतनी हो कि एकदम रेस्टिंग मेम्ब्रेन से जो पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि बार बार यानी फ्रीक्वेंसी जो टच की है वो बढ़ाते जाएं, तो उसके नतीजे में रेस्टिंग मेम्ब्रेन से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, अचीव करना। इसके बाद आपको स्टिमुलस अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसके बाद फौरी ही आपको क्या होता है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे अचीव होता है उसके बाद ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि काफी सारी अमाउंट के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस बाहर से अंदर आते हैं, या इंट्रासेलुलरली नेगेटिविटी कम होते होते क्या हो जाती है, पॉजिटिव की तरफ चला जाना शुरू कर देती है। तो यहां से लेकर यहां तक जो सारा मामला है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अबव जो है ये आपका क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। ये क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, अब जब आपने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव इसको इंट्रासेलुलरली क्या कर दी, पॉजिटिविटी डेवलप कर दी, उस वक्त क्या होता है उसके कुछ एक खास पोटेंशियल माइनस थोड़ी +20 के बाद क्या होता है, कुछ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। यानी अगर मैं इसको जिस तरह सोडियम वोल्टेज गेटेड है, ये क्या है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये कौन से थे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब क्या हुआ कि जैसे आपने मतलब एक पोटेंशियल अचीव किया +30 या +20, उसके बाद क्या हो जाएंगे, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब इनके ओपन होने के बाद मसला क्या होगा, क्या मामला होगा कि ये जो इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी एकदम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से डेवलप हुई है, ये क्या करना शुरू कर देगी, कम करना शुरू कर देगी। यानी यहाँ अब ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये एक +20 के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओपन हो गए। अब ये क्या करेंगे कि जो इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इन सोडियम आयन के बाहर से अंदर आने की वजह से डेवलप हुई है, ये क्या किया जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब यहाँ से अंदर वाले पॉजिटिव चार्जेस को बाहर पंप किया जाएगा, अंदर वाले चार्जेस को क्या किया जाएगा, बाहर पंप। लेकिन यहाँ पे अब जो पंप होने वाले चैनल जो चार्जेस हैं वो सोडियम नहीं होंगे, बल्कि क्या किया जाएगा, तो जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है ये इस वोल्टेज चैनल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज को ही किया जाएगा, लेकिन सोडियम को नहीं किया जाएगा। तो इसके नतीजे में यहां से फिर क्या करेगा, एकदम जो पॉजिटिविटी सोडियम की वजह से या सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, वो एकदम क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते होते वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक सिर्फ नहीं रहेगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक नहीं रहेगी, बल्कि इससे नीचे चले जाएगी। क्या होगी इसके, बल्कि इससे क्या हो जाएगी, नीचे चले जाएगी। अब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर इससे नीचे, ये सारे इवेंट्स क्या है, किस तरह होगा, जैसे कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आपने अचीव किया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कैसे अचीव हुआ कि जो आपने स्टिमुलस अप्लाई किया, स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने के बाद सोडियम चैनल ओपन होने के बाद एकदम पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ा, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ा, नेगेटिव कम होते होते पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पे आपके जो पोलर चेंजेस हैं, क्या है, पोलर चेंजेस, जैसे कि नॉर्मली क्या है कि बाहर पॉजिटिव है और इंट्रासेलुलरली क्या है, नेगेटिव है। लेकिन इन गेटेड चैनल्स के ओपन होने के बाद क्या हुआ कि बाहर वाले जो पॉजिटिव चार्जेस है वो रशिंग हुआ और इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी क्या हुई, बढ़ गई। इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी क्या होगी, बढ़ गई। अब यहां से ये पोलर स्टेट क्या हुई, चेंज, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। यानी यहाँ पे क्या इवेंट हुआ, नेगेटिविटी आउटसाइड होगी और इनसाइड क्या होगी, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो स्टेट है आपकी, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यानी एक्चुअल पोटेंशियल के दौरान आपने अचीव
अचीव की, ये आपकी क्या कहलाएगी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब हुई, जब सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल्स क्या हुए, ओपन हुए और उसके नतीजे में बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए। लेकिन एक खास पोटेंशियल के बाद पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल्स क्या हो गए, ओपन हुए। इन्होंने क्या किया, अंदर वाले पोटेशियम आयन को बाय किया, यानी पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो जाएंगे, जो इंट्रासेलुलरली बढ़े थे अब वो दोबारा काम होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा काम होना शुरू हो जाएंगे। अब उनके काम होने के नतीजे में क्या हो जाएगा, अब उस दोबारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान स्टेट थी, जो पोलराइज स्टेट थी, उसको दोबारा अचीव करने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि इंट्रासेलुलरली नेगेटिविटी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और एक्स्ट्रा सेलुलरली पॉजिटिविटी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो ये काम कौन करेंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल। यहां से लेकर यहां तक का ये जो सारा इवेंट है, ये आपका क्या कहलाता है, रीपोलराइजेशन। यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान जो सारे का सारा इवेंट था, जो प्रोसेस था, वो किसने मतलब उसको स्टेट को दोबारा अचीव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन जस्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि ये जो सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये इतनी पॉजिटिविटी को बाहर पंप कर देंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी कम क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब वो -60 है, ये क्या हो सकता है, -80 भी हो सकता है या -90 भी हो सकता है। अब क्या ये किया कि इन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ने क्या किया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन से भी ज्यादा जो पोटेंशियल था या उससे भी नीचे क्या कर दी, नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी वो -60 मिली वोल्ट को डेवलप। अब यहां से लेकर यहां तक का जो इवेंट है, ये आपका क्या कहलाता है, हाइपरपोलराइजेशन। क्या कहलाता है, हाइपरपोलराइजेशन। अब ये जो तीन इवेंट हुए, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, ये कैसे डेवलप हुए। डीपोलराइजेशन क्या हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपन होने के बाद क्या हुआ कि बाहर से पॉजिटिव चार्जेस जो अंदर हुए उसके नतीजे में डेवलप हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वोल्टेज गेटर चैनल ने सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल के नतीजे में एक खास पोटेंशियल अचीव हुआ, उसके बाद पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो यहां से लेकर यहां तक का जो इवेंट है, ये आपका क्या कहलाता है, रीपोलराइजेशन। ये क्या कहलाता है, रीपोलराइजेशन, यानी पहले वाली स्टेट को दोबारा अचीव किया जा रहा है। लेकिन ये यहां तक, जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज यहां तक नहीं रहेगी, बल्कि ये नेगेटिविटी और ज्यादा हो जाएगी। यहां से लेकर यहां पर ये जो सारा स्टेट है, ये क्या कहलाएगी, हाइपरपोलराइजेशन। यानी जो नॉर्मल पोलराइज स्टेट थी उससे भी ज्यादा उसने उसको क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। तो ये आपकी क्या कहलाती है, हाइपरपोलराइजेशन। ये कौन डेवलप करते हैं, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन कौन करते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी इनके नतीजे में क्या होती है, वो स्टेट होती है। अब यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ने जो अपना काम किया, उन्होंने तो क्या किया, इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी को बाय पंप कर दिया। इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी को क्या कर दिया, बाय पंप कर दिया। लेकिन नॉर्मल जो मेम्ब्रेन के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसमें क्या होता है कि इंट्रासेलुलर पोटेशियम ज्यादा होता है और एक्स्ट्रासेलुलर क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के नतीजे में यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या डेवलप कर दिया कि इंट्रासेलुलर में सोडियम आयन अभी ज्यादा है और एक्स्ट्रासेलुलर क्या है, पोटेशियम आयन ज्यादा है। इंट्रासेलुलर क्या है, सोडियम आयन ज्यादा है, एक्स्ट्रासेलुलर क्या है, पोटेशियम आयन ज्यादा है। अब ये क्या कहे, जो इस स्टेट को, जिस जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव, लेकिन क्या है, डिफरेंट आयंस के साथ है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे और पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपोलराइजेशन के दौरान क्या है, या हाइपरपोलराइजेशन के दौरान क्या है कि बाहर पोटेशियम आयन ज्यादा और इनसाइड सोडियम आयन ज्यादा है। अब इस यहाँ पे क्या होगा कि इन सोडियम पोटेशियम पंप का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप का। अब वो क्या करेगा कि इस आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो फर्क यहाँ पे अभी डेवलप है, इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। वो एनर्जी को खर्च करेगा। तो जो बाहर पॉजिटिव आयन यानी पोटेशियम आयन ज्यादा है, उनको क्या करेगा, बाहर से अंदर पंप करेगा और अंदर वाले जो सोडियम आयन है उनको अंदर से बाहर पंप करेगा। इस तरह तकरीबन हमारी जो एटीपी बॉडी के अंदर जो एटीपी खर्च होते हैं, 25% इस मामले में ही खर्च हो जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन या उस को स्टेट को अचीव करने की कोशिश की जाती है,
तो इस पोटेंशियल को री एस्टेब्लिश करने के लिए तो दौरान ये सोडियम पोटेशियम पंप जो एनर्जी खर्च करता है, तो काफी सारी एनर्जी हमारी क्या होती है इन मामलों में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो यानी जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल के नतीजे में पैदा होने वाली पोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन है, उसको री एस्टेब्लिश करेगा। उसमें क्या करेगा, तो बाहर वाले पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर पंप करेगा, और अंदर जो सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल्स को ओपन होने के बाद अंदर ज्यादा सोडियम आयन थे उनको अंदर से बाहर पंप करेगा। तो इस तरह नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान इंट्रासेलुलरली जो पोटेशियम आयन ज्यादा था और एक्स्ट्रासेलुलरली सोडियम आयन जो ज्यादा था उसको रीएस्टैब्लिश किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, रीएस्टैब्लिश। तो ये काम कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सारे इवेंट हैं, अगर हम इनको रिवाइज कर लें, हम इनको रिवाइज करते हैं, जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जबकि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट नहीं हो रही, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे ही आप टच करते हो तो उसके नतीजे में कुछ पोटेंशियल चेंजेस आते हैं, यानी बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं। तो एक खास पोटेंशियल अचीव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे क्या हो जाता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, यानी बड़ा गेट ओपन हो जाता है। उसके नतीजे में बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं, यानी काफी सारी अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बाहर से अंदर आते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल है ये आपका क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। इसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, डीपोलराइजेशन। उसके नतीजे में क्या होगा कि एक पॉजिटिव पोलराइज स्टेट इंट्रासेलुलरली क्या हो जाएगी, डेवलप, यानी इंट्रासेलुलर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक खास पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल अचीव होगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब ये चैनल्स क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा थे, बल्कि सोडियम आयन को पंप नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, पोटेशियम आयन को यानी पॉजिटिव चार्ज को अंदर से बाहर पंप करेगा। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो इवेंट है ये आपका क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। क्या कहलाएगा, डीपोलराइजेशन। यहाँ फिर वो यहाँ तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक नहीं रुकेगा, बल्कि क्या करेगा, काफी सारे सोडियम सॉरी पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर पंप करेगा, यानी काफी सारे पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर पंप करेगा। कौन, पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल। तो फिर क्या हो जाएगा, एक कौन सी स्टेट डेवलप हो जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन। क्या कही जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन। इसके बाद जो सारा मामला शुरू होता है, जिसके बाद आप डिफरेंट आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा और एक्स्ट्रासेलुलर क्या है, पोटेशियम आयन ज्यादा है, उस वक्त मामला किसका शुरू हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप का। ये एनर्जी खर्च करके क्या करेगा, बाहर से पोटेशियम आयन को अंदर पंप करेगा और अंदर वाले सोडियम आयन को बाहर पंप करेगा। क्या करेंगे, सोडियम आयन को बाहर पंप करेगा। इस तरह क्या हो जाएगा, एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये मेम्ब्रेन के अलाउंग किस तरह ट्रेवल करता है, बायलिनेटर न्यूरॉन के अंदर कैसे ट्रेवल करता है और नॉन बायलिनेटर न्यूरॉन के अंदर ये कैसे ट्रेवल करता है, अब हम उसको देखें। अब ये एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। क्या है, नॉन माइलिनेटेड। हमें जैसे कि पता है कि रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल में क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी होती है और इंट्रासेलुलरली क्या होती है, नेगेटिविटी होती है। अब होता है कि जैसे ही आप टच करते हो उसके नतीजे में क्या होता है, बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ जाते हैं, इसकी वजह से इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स वो ओपन हो जाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। अब वो जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं उसके नतीजे में जो एकदम जो पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं, एकदम जो पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर मैं कहूं कि ये एक एरिया नंबर 1 है, क्या है, एरिया नंबर 1 है, और ये एरिया नंबर क्या है, 2 है, ये एरिया नंबर क्या है, 3, एरिया नंबर क्या है, 3। अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल्स के ओपन होने के बाद जो इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी बढ़ी है, इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी बढ़ी है, वो सिर्फ यहाँ पे, ये मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज की जाएगी कि यानी सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के ओपन होने के बाद जो इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है, वो अगले एरिया के अंदर क्या करेगी, एज ए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्या करेगी, काम करेगी, एज ए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या करेगी, काम करेगी। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे काम करने के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस जहां भी अंदर आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, वो भी अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए हैं,
ये अगले पैच के लिए यानी अगले एरिया के लिए क्या करेंगे, एज ए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल करेंगे, ठीक है। और उसके नतीजे में यहाँ पे पाए जाने वाले जो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन के अलाउ क्या करती जाएगी, ट्रेवल करती जाएगी। एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन के अलाउ क्या करते जाएंगे, ट्रेवल करे। यानी यहाँ पे आपने जो टच सेंसिटिव या स्टिमुलस सेंसिटिव जो चैनल है उनको के बाद एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव किया, उसके बाद वोल्टेज गेटर चैनल ओपन हुए, एक एरिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद अब वो क्या करेगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये अगले एरिया या उससे अगले न्यूरॉन्स का अगला जो हिस्सा है उसके लिए ये जस्ट क्या होंगे, एज ए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल काम करेंगे। यानी वहां पे आपको जस्ट बार बार टच करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स के ओपन होने के बाद वो क्या करेगी कि वो जो पॉजिटिविटी है अगले एरियाज के लिए क्या करेगी, एज ए थ्रेशोल्ड, और वहां पे पाए जाने वाले जो है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। इस एरिया में ओपन हुए तो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी डेवलप हुई है वो अगले एरिया के लिए क्या होगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल काम करेगी। तो फिर यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, फिर उसके बाद अगला क्या करेगा, वहां पे उस एरिया के लिए क्या करेगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के तौर पर काम करेगी। तो इस तरह ये मामला जो मेम्ब्रेन के अलाउ क्या करता जाएगा, ट्रेवल करता जाएगा। मेम्ब्रेन के अलाउ क्या करता जाएगा, ट्रेवल करता है। यानी यहाँ पे जो आपने टच किया, यहाँ पे टच करने के बाद जो पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं, थ्रेशोल्ड सॉरी एक्शन पोटेंशियल के बाद एक एरिया में आपने उसको डेवलप कर दिया, उसके बाद वही जो एक्शन पोटेंशियल है जो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंट्रासेलुलरली है वो अगले एरियाज के लिए क्या करेगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के तौर पर काम करेगी और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन के अलाउ ट्रेवल करती जाएगी। मेम्ब्रेन के अलाउ क्या करते जाएगी, ट्रैवल करते जाएगी। और इस तरह जो है वो सारे मतलब अपवर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसको क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो सारे इवेंट्स जो मेम्ब्रेन्स के अलाउंग हो रहे हैं, ये सारे इवेंट्स को जो बरकरार रखने के लिए, यानी एक दफा तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगी, एक दफा तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होगी, डेवलप होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हुई है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो हुई है, अब इसको जब हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या करेंगे, दोबारा डेवलप करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि यही एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। क्या करेगी, हमें क्या करना पड़ेगी, एनर्जी खर्च करना पड़ेगी उस स्टेट को रिस्टेब्लिश करने के लिए। जो एक नॉर्मल न्यूरॉन की एक स्टेट है यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको दोबारा क्या किया जाएगा, रिस्टेब्लिश किया। यानी पूरे मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स के लॉन्ग, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के लॉन्ग पाए जाने वाले सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, उनको दोबारा वर्क करना पड़ेगा। जो अंदर पॉजिटिव आयन आए हैं उनको बाहर पंप करेंगे और बाहर जो पोटेशियम आयन आए हैं उनको अंदर पंप करेंगे, तो उनका ये काम चलता रहेगा। इसलिए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के क्या लॉन्ग क्या हो जाएगा, एटीपीज का खर्च ज्यादा होता है, एटीपी का खर्च ज्यादा होता है। और क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी क्या होती है, स्लो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी क्या होती है, स्लो होती है। अगर हम इसके मुकाबले में हम देखें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसके मुकाबले में अगर हम देखें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, उनके नाम में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है वो फास्ट होती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होती है, फास्ट होती है। अब हम उसको देखते हैं। अब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब ये वाली जो साइट्स हैं, ये वाली, अब यहाँ पे क्या है, तो माइलिनेशन मौजूद नहीं। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर श्वान सेल होते हैं, यानी टेपिंग हुई होती है। क्या होती है, टेपिंग, यानी कि वो वाले एरियाज हैं एक्सोन के वो वाले एरियाज हैं
जिनके ऊपर टेपिंग हुई हुई है। तो टेपिंग होने की वजह से, टेपिंग बेसिकली क्या है, इन्हीं श्वान सेल की सेल मेम्ब्रेन रैप हुई होती है। जिस तरह आप वायर के ऊपर टेप कर देते हो ताकि वहां पे वो ढकी रहे, तो इसी तरह नेचर ने भी क्या किया है, एक्सॉन के ऊपर टेपिंग की हुई। अब ये जो टेपिंग है ये क्या करती है, इस एरिया को इंसुलेट कर देती है। क्या कर देती है, कवर अप कर देती है। कवर अप करने की वजह से क्या होता है कि वहां पे जैसे कि हमने नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो पूरी मेम्ब्रेन के अलाउंग हो रही होती है, लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, लोकलाइज स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे क्या है, जस्ट उस इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ट्रांसमिशन को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो माइलिनेटेड साइट ऐसा जो कवर्ड होती है, इंसुलेटेड होती है, तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो है, जो पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट है वो ऐसा परफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो एरिया क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। इसकी वजह से, इन श्वान सेल की वजह से, ठीक है, माइलिनेशन की वजह से। अब ये वाला जो एरियाज है इन्हें हम पे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। अब क्या किया कि जैसे ही आपने कोई यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया, क्या किया, स्टिमुलस अप्लाई किया, उसके नतीजे में यहाँ पे पॉजिटिविटी डेवलप हुई और आपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्या किया, अचीव किया। तो यहाँ पे मुकामी तौर पर पाए जाने वाले जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। उनके ओपन होने के बाद क्या होगा कि काफी सही अमाउंट के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बाहर से अंदर आएंगे। काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस बाहर से क्या होंगे, अंदर आएंगे। अब जो काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस जो बाहर से अंदर आए, काफी सारे जो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस जो बाहर से अंदर आए हैं, अब वो क्या होगा कि उनकी वजह से यहाँ पे मुकामी तौर पर वो जिसके हमने डिफरेंट पैच जो एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल माइलिनेटेड न्यूरॉन के दौरान क्या थे, एडजेसेंट थे, ऐसा वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स के ओपन होने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है जो क्या करेगी, माइलिनेटेड साइट्स के ऊपर उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा कि नॉन माइलिनेटेड साइट्स पे यही जो पॉजिटिविटी इंट्रासेलुलरली डेवलप हुई है यहाँ पे क्या करेगी, एज ए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ओपन करेगी, काम करेगी। तो यहाँ पे पाए जाने वाले जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो जो पॉजिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हुई ये क्या करेंगे कि इस माइलिनेटेड साइट्स पे वो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो हमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर देखी है वहां पे उस तरह परफॉर्म नहीं। माइलिनेटेड साइट क्या होगा कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ मौजूद हैं ये क्या करेंगे, अगले हिस्से के लिए क्या करेंगे, एज ए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल काम करेंगे। तो यहाँ पे माइलिनेशन साइट्स पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि इंट्रासेलुलर जो पॉजिटिविटी डेवलप हुई है वो अगले एरियाज के अंदर क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। फिर उस साइड पे जाके उन वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करेगा जो नोड ऑफ रेनवियर के दौरान यहाँ पे मौजूद है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का क्या होगा कि यहाँ पे माइलिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन अगले नोड ऑफ रेनवियर में डेवलप होगी। यहाँ पे जो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हुई फिर वो अगले साइड पे भेजी, लेकिन माइलिनेशन साइड पे वो क्या हुई क्योंकि वो इंसुलेशन साइट है तो वहां पे आयंस की मूवमेंट नहीं हुई। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगले नोड ऑफ रेनवियर के अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल्स को क्या किया गया, ओपन किया गया, वहां पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंडक्ट हुई। तो इस तरह ये मामला आगे तक चलता रहे। अब इसकी रीजन क्या है कि इसकी रीजन ये है कि एक माइलिनेशन साइट के ऊपर जो यहाँ पे मुकामी तौर पर सोडियम पोटेशियम को पंप करना पड़ना था, सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करना पड़ना था, काम करना पड़ना था, तो एनर्जी डिसिपेशन होनी थी या एनर्जी का जो खर्च होना था उसको सेव किया गया। दूसरा क्या किया गया तो तमाम थोड़ी मुकामी साइट्स पे क्या हुआ, मुकामी साइट्स पे स्टिमुलेट किया गया, यानी यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर को एक्टिवेट किया गया। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है वो उन एरियाज के अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, एक तो एनर्जी खर्च को कम किया गया, दूसरा क्या किया गया कि यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो ओपन हो जाता था और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसा फास्ट होती थी। ठीक है, तो इस तरह माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो एनर्जी डिसिपेशन या फिर इंसोलेशन ना होने की वजह से क्या होते हैं, स्लो कंडक्ट करते हैं, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या करते हैं, फास्ट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एक तो माइलिनेशन होती है, एक एनर्जी डिसिपेशन क्या होती है उससे बच जाते हैं।
तो एक जो इम्पल्स है वो जंप करके एक नोड ऑफ रेनवियर से अगले नोड ऑफ रेनवियर में जा रहे थे, जिसे हम साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुई, वो यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिशन होगी, जैसे कि मैंने इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म बताया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो अगले नोड ऑफ रेनवियर में शो होगी। तो इस तरह ये मामला आगे तक चलता रहेगा। अब एक टर्म यूज होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली क्या होता है, रिकवरी पीरियड कहते हैं इसे, या प्रिपरेटरी पीरियड कहते हैं। रिकवरी पीरियड या प्रिपरेटरी पीरियड, यानी इसका मतलब क्या है कि ये वो वाला, यानी आपने एक एक्सल पोटेंशियल डेवलप किया इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन्स के अलोंग होगी। अब न्यूरॉन्स क्या करता है कि अगले स्टिमुलस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, अगले स्टिमुलस के लिए अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। अब वो जो वक्फा जिसके दौरान क्या करता है कि वो न्यूरॉन अपने आप को अगले स्टिमुलस के लिए प्रिपेयर करता है, उसमें वो कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करने के दौरान या अप्लाई करने के बाद कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। इसके दौरान वो वाला वक्फा हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो वाला वक्फा हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का सिंपली मतलब रिकवरी पीरियड या प्रिपरेटरी मतलब, यानी आपने स्टिमुलस अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगी, आप अगला स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो उसकी जो ट्रांसमिशन होगी, उसकी ट्रांसमिशन के लिए जो न्यूरॉन अपने आप को क्या करता है, रीएस्टैब्लिश करता है, जब संभालता है, प्रिपेयर करता है, अपने आप को रिकवर करता है कि उस स्टेट के अंदर आ सके कि अगर उसके ऊपर कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो उसके नतीजे में जो होने वाले जो चेंजेस हैं वो उनको क्या कर सके, प्रोपोगेट कर सके, उनको क्या कर सके, प्रोपोगेट कर। यानी दूसरे अगर मैं आसान लैंग्वेज में, ये सांस लेने का पीरियड, जैसे आप भाग रहे हो, भागने के बाद आप कुछ वक्त क्या करते हैं, रेस्ट करते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर भागते हो। तो यानी ये क्या है, वहां पे एक सांस लेने वाला वक्फा है जिसमें न्यूरॉन क्या करता है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब इसमें जैसे कि हमने देखा नॉर्मली क्या होती है, इंट्रासेलुलरली नेगेटिविटी होती है और एक्स्ट्रासेलुलरली क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है। नॉर्मली क्या होती है, एक्स्ट्रासेलुलरली पॉजिटिव होती है, इंट्रासेलुलरली क्या होती है, नेगेटिविटी। इसके बाद आप क्या करते हो, स्टिमुलस अप्लाई करते हो, उसके नतीजे में कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम या पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, अंदर आते हैं, यानी आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या करते हो, अचीव करते हो, क्या करते हो, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसके बाद थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होने के बाद क्या होता है, एक्चुअल पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या होता है, एक्चुअल पोटेंशियल, यानी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। अब ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसके नतीजे में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। क्या होता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल के बाद, एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होता है, जो जनरेट होता है उसको, उसमें इंट्रासेलुलरली क्या हो गया, सोडियम आयन ज्यादा हो गया, इंट्रासेलुलरली क्या हो गया, सोडियम आयन ज्यादा हो गए। अब होता क्या है, अब इस इंट्रासेलुलर जो पॉजिटिविटी है जो एक्शन पोटेंशियल के दौरान डेवलप हुई है, अब इसको क्या किया जाएगा कि इसकी दोबारा स्टेट्स में, इस स्टेट में डेवलप किया ताकि ये नेगेटिविटी हो और क्या हो, पॉजिटिव। जैसे कि हम ग्राफ में देखते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं। टेस्टिंग में
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इवेंट है, ये क्या था, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव करना था, जो कि आपके स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद अचीव होगा, ठीक है। अब वहां पे उसके बाद क्या होगा, ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डीपोलराइजेशन है, इसके दौरान क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। उनके ओपन होने के बाद क्या होता है, ज्यादा अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ जाते हैं, ज्यादा अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन के दौरान कौन से चैनल ओपन थे, सोडियम वोल्टेज गेटर। लेकिन इसके नतीजे में खास पोटेंशियल प्लस 20 के बाद क्या हो जाते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि इस स्टेट को दोबारा जो पॉजिटिविटी है इंट्रासेलुलरली नेगेटिविटी और एक्स्ट्रासेलुलर पॉजिटिविटी है, उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करने की कोशिश में पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब वो जो इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी बढ़ी हुई थी, वो क्या करते जाएंगे, अंदर से क्या करेंगे, यहां पे पाए जाने वाले पोटेशियम गेटर चैनल, वोल्टेज गेटर चैनल, अब ये क्या करेंगे कि यहां से मौजूद अंदर वाले जो पोटेशियम आयन हैं, उनको बाहर पंप करेंगे। क्या करेंगे, यहां से बाहर पंप करेंगे। अब यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटर जो इसके दौरान यहाँ पे डीपोलराइजेशन में ओपन थे, डीपोलराइजेशन में कौन से चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल। अब फिर हाइपरपोलराइजेशन डेवलप होगी। अब ये जो टाइम है रीपोलराइजेशन से लेकर हाइपरपोलराइजेशन तक, रीपोलराइजेशन से लेकर यहां से लेकर यहां तक, अगर इसको मैं आरपी लिख दूं, आर से रीपोलराइजेशन, डीपी लिख दूं डीपोलराइजेशन, और एचपी लिख दूं हाइपरपोलराइजेशन। अब ये 4 स्टेट्स हैं। डीपोलराइजेशन सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल्स के ओपन होने के नतीजे में डेवलप हुई। रीपोलराइजेशन किसके नतीजे में हुई, पोटेशियम वोल्टेज गेटर चैनल्स के ओपन होने के नतीजे में डेवलप हुई। हाइपरपोलराइजेशन उन्हीं चैनल्स के ज्यादा देर ओपन रहने की वजह से डेवलप। अब यहां से लेकर यहां तक का जो इवेंट है, इसके दौरान अगर आप कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, न्यूरॉन्स क्या नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब ये वाला जो वक्फा है, ये आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वक्फा आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी सिंपल लफ्जों में क्या है कि यहाँ पे रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के दौरान जब आप कोई स्टिमुलस अप्लाई करते हो, स्टिमुलस क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो क्या करता है, तो कोई भी वो जो न्यूरॉन है उसको स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब ये जो स्टिमुलस की रिस्पॉन्डेंस है, ये कब डेवलप होगी, हाइपरपोलराइजेशन के दौरान को जो स्टेट डेवलप हुई कि जो इंट्रासेलुलरली सोडियम आयन ज्यादा था और एक्स्ट्रासेलुलरली पोटेशियम आयन ज्यादा था, वो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है पहले वाली स्टेट को दोबारा अचीव करने की कोशिश करेगा। अचीव से मुराद क्या है कि यहाँ पे जो पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान, और सोडियम आयन क्या थे, बाहर ज्यादा थे। एक्शन पोटेंशियल के दौरान क्या होगा, इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा हो गए और एक्स्ट्रासेलुलरली क्या हो गए, वो स्टेट डेवलप हुई। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस अंदर ज्यादा थे। अब वोल्टेज गेटर चैनल्स के ओपन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयन अंदर ही ज्यादा है, सोडियम आयन क्या है, अंदर ही ज्यादा है, लेकिन बाहर आप इस वोल्टेज गेटर चैनल ओपन होने के बाद पोटेशियम आयन क्या हो गए, वो ज्यादा होगी। अब क्या किया जाएगा कि इन जो इंट्रासेलुलरली सोडियम आयन जो अंदर ज्यादा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, इनको बाहर अंदर से बाहर पंप करेगा और इन पोटेशियम को आयन को बाहर से अंदर पंप करेगा। अब इस पंपिंग दौरान एक्शन के दौरान यहाँ पे कोई ये न्यूरॉन उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ये टाइम आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस रिस्पॉन्डेंट नहीं होता, कोई भी स्टिमुलस के को जो न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्डेंट नहीं होता। यानी इसके दौरान जो न्यूरॉन्स है वो अपने आप को उस स्टेट को जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान होती है उस स्टेट को रीस्टैब्लिश करता है। उस रीस्टैब्लिशमेंट में जो वक्त लगता है, उस रीस्टैब्लिशमेंट में जो वक्त लगता है वो आपका क्या कहलाता है,
रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिकवरी पीरियड या प्रिपरेटरी पीरियड। इसमें एक्शन पोटेंशियल के दौरान जो पैदा होने वाली चेंजेस थी, यानी सोडियम आयन अंदर ज्यादा हो गए थे, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उनको बाहर पंप करके, और जो पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटर चैनल उसके ओपन होने के बाद बाहर जा रहे थे, उनको बाहर से अंदर पंप करके उस एक नॉर्मल स्टेट को, जो कि एक नॉन स्टिमुलेटेड न्यूरॉन्स की होती है, उसको डेवलप किया जाएगा। तो इस वो वाला वक्फा जिसके दौरान ये सारी चेंजेस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड यानी रिकवरी पीरियड।